लेट्स डिस्कस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी का ये पार्ट है चैप्टर 2 यूनिट 7 फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। बाकी लोगों के लिए it is the same guarantee that you are going to study in your syllabus, part of the Indian Contract Act 1872. ओके अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है ये सेक्शन 126 बताता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इंडेमनिटी क्या है। इंडेमनिटी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट में वापस जाकर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का वीडियो देख लीजिए। इंडेमनिटी को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझ पाओगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, पहली बार आप अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पढ़ाई कर रहे हो तो ये वीडियोस आपके लिए अभी नहीं है। पहले आपको प्लेलिस्ट में वापस जाकर कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत के वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 1 से आप देखना शुरू करें और वहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद आप आ सकते हो कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हैं जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन किया गया है। और ये मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सब पता होने चाहिए। ओके तो गारंटी पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो इट इज मेड टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मतलब एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को किसी तीसरे पार्टी के लिए ये प्रॉमिस कर रहा है कि ये पे नहीं कर पाएगा तो मैं पे करूँ। अब कैसे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं वहां पर 2 पार्टीज होती थी, लेकिन अब यहाँ पर 3 पार्टी होगा, ठीक है। इसीलिए इसको ट्रीपार्टाइट भी कहते हैं या ट्राइपार्टाइट कहते हैं। ए हो गया श्योरिटी या गारंटोर कहते हैं, जो पर्सन गारंटी देता है उसको श्योरिटी या गारंटोर कहते हैं। बी हो गया प्रिंसिपल डेटर, जिसने पैसे दिए हैं, जो डेट दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है। ओके सॉरी सॉरी उल्टा हो गया। बी इज द प्रिंसिपल डेटर, जो पैसे लेना चाहता है क्रेडिटर से, ठीक है। और सी जो है वो हो गया क्रेडिटर। तो बी प्रिंसिपल डेटर, ए हो गया श्योरिटी या गारंटर और सी हो गया क्रेडिटर। सी पैसे दे रहा है, बी पैसे ले रहा है और ए ये गारंटी दे रहा है सी को कि अगर बी पैसे नहीं दे पाया, तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाया, तो उसके बदले में पैसे मैं दे दूंगा। इसी चीज की गारंटी होती है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ऐसे नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में आपने सुना होगा जहां पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ये गारंटी देता है कि ये नहीं पैसे लौटा पाया तुम्हारे, तो इसके बदले में मैं दे दूंगा, मेरे विश्वास पे, मेरे गारंटी पे इसको तुम उधार दे दो, ठीक है। तो उसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। वैसा कॉन्ट्रैक्ट्स लीगली कैसे क्रिएट होता है। When A requests B to lend 10,000 to C and guarantees that C will repay the amount within the agreed time, and on failing to do so, A will pay. This is a contract of guarantee. Exact यही सिचुएशन है। यहाँ पर A जो है वो गारंटर या श्योरिटी है, C जो है वो प्रिंसिपल डेटर है और B जो है वो क्रेडिटर है, ठीक है। और A बोलता है B को कि तुम C को पैसे दे दो, टाइम के विद इन वो लौटा देगा, मेरी गारंटी है, और नहीं भी अगर लौटाएगा तो तुम आकर पैसे मुझसे ले लेना, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। यही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। तो अभी तक आपने जितना भी कॉन्ट्रैक्ट देखा है वहां पर 2 ही पर्सन होते थे, ठीक है। एक जिसको हम ऑफरर कहते हैं और एक जो ऑफरी होता है, मतलब एक प्रॉमिसर एक एक्सेप्टर। लेकिन जैसे कि एक इंडेमनिफायर था, एक इंडेमनिटी होल्डर था, लेकिन यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। अगर 3 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट कहते हैं। 3 अग्रीमेंट्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला तो है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन रहा है? प्रिंसिपल डेटर जो पैसे लेना चाहता है और क्रेडिटर जिससे वो पैसे लेना चाहता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन रहा है? क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। क्रेडिटर और गारंटर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर पाएगा तो गारंटर पे करेगा। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बारे में। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर श्योरिटी ने पे कर दिया, प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाया क्रेडिटर को, उसके बदले में श्योरिटी ने पे कर दिया क्रेडिटर को, तब
उसके बाद जो प्रिंसिपल डेटर है वो पैसे किसको लौटाएगा? क्रेडिटर को लौटाने नहीं जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर को तो पैसे मिल गए उसके। अब वो पैसे लौटाएगा श्योरिटी को। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। ये टेबल आपको दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? तो इसी चीज को हम ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट कह रहे हैं, और ये 3 तरीके का कॉन्ट्रैक्ट 3 जो पार्टीज हैं उनके बीच में बन रहा है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हम लोग क्या क्या एसेंशियल फीचर्स देखते हैं। तो पहला है कि गारंटी का पर्पस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमेशा आपको याद रखना है, जब भी वो बनेगा तो पेमेंट या डेट सिक्योर करने के लिए बनेगा, ठीक है? किसी को कोई उधार चाहिए जिसका गारंटी एक थर्ड पर्सन ले रहा है कि ठीक है, ये उधार लेने वाला पर्सन नहीं चुका पाया तो इसके बदले में मैं चुका दूंगा। यही हमेशा पर्पस या ऑब्जेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। अब इसके साथ में कंसिडरेशन क्या होगा? must be supported by consideration. Past consideration is insufficient for a contract of guarantee. तो past consideration होना हर कॉन्ट्रैक्ट में मैंडेटरी है, ये आपको पता है। लेकिन पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड कंसिडरेशन होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पास्ट कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता है। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि पास्ट कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और यहाँ पर एक लीगली इन्फोर्सेबल प्रॉमिस या लाइबिलिटी होना चाहिए। वो लीगली इन्फोर्सेबल प्रॉमिस या लाइबिलिटी क्या है? डेट सिक्योर करना, ठीक है? पैसे उधार लेना, एक पर्सन पैसे दे रहा है, एक पर्सन उस पैसे को ले रहा है जिसको वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, और वो अगर नहीं वापस कर पा रहा है तो उसके बदले में जो श्योरिटी है वो गारंटी दे रहा है कि मैं वापस करूँ। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, ठीक है? बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह यहाँ पर भी कोई मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। कुछ गलत नहीं बताना है, या जो कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि तीनों पार्टीज़ को आपस में एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, वो सारे सर्कमस्टांसेस, वो सारे फैक्ट्स एक दूसरे को डिस्क्लोज करना है, उसके बारे में साइलेंट नहीं रहना है। और अगर ऐसा है, कुछ कंसीलमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो सेक्शन 143 के हिसाब से इनवैलिड हो जाएगा। ए एंगेजेस बी एज अ क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम। ए ने बी को अपना क्लर्क रखा कि मेरे बिहाफ में पैसे तुम इकट्ठा करोगे, लेकिन बी क्या करता है, कुछ जो रिसिप्ट्स है उसका पूरा इंफॉर्मेशन ए को नहीं देता है। तो इसलिए ए जो है वो सी को बुलाता है और बोलता है कि बी को मैं तभी काम पर रख सकता हूँ जब तुम उसकी गारंटी दोगे कि ये सारा अकाउंट्स जितने भी पैसे कलेक्ट कर रहा है उसका सही सही ब्यौरा मुझे देगा, उसका सही इंफॉर्मेशन मुझे देगा। अब ए को सी के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है? ए जो है वो सी को बी के बारे में नहीं बताता है, मतलब बी ने पहले भी घपला किया है, वो सारे अकाउंट्स के बारे में ए को सही सही नहीं बताता है। ये बात ए ने सी को नहीं बताई थी, और सी ने बी की गारंटी ले ली कि हाँ हाँ ये पर्सन अच्छे से काम करेगा। अब इसके बाद क्या होता है, बी जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर था, मतलब उसने एक बार घपला किया था तो वो ऑब्वियसली दोबारा भी करेगा, और उसने फिर से डिफॉल्ट किया, जिसकी वजह से, जो कि सी को पहले से नहीं पता था कि बी का ये हैबिट है, बी का ये आदत है कि वो पूरा का पूरा पैसे का अकाउंट्स ए को, अपने मालिक को नहीं बताता है, उसमें से कुछ इधर उधर करता है। तो इसीलिए चूंकि सी के साथ में मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, या जब मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको कंसील किया गया है, इसलिए सी ने जो गारंटी दिया था वो वैलिड गारंटी नहीं है। अब जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी ओरल या रिटन कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर एक कंडीशन लगाया जा सकता है कि जब तक कोई श्योरिटी ज्वाइन ना करे, ठीक है? मतलब गारंटी देने वाला पर्सन ये कह रहा है कि मेरे साथ में एक और पर्सन को बुलाओ जो कि वो भी गारंटी देगा, और जब तक वो गारंटी नहीं देता है, वो को श्योरिटी का गारंटी नहीं आता है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। जब को श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइन कर लेगा तभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड किया जा सकता है या उसकी शुरुआत की जा सकती है। अब जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये दो तरीके का होता है, एक होता है स्पेसिफिक गारंटी, एक होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। अब स्पेसिफिक गारंटी जो है वो एक किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या एक किसी सिंगल डेट के लिए गारंटी दी जाती है। जैसे ए ने बी से अगर 10,000 रुपीज उधार लिया, उसके लिए सी ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर 10,000 रुपीज बी नहीं रिटर्न करेगा ए को तो उसके बदले में मैं कर दूंगा। ये है स्पेसिफिक गारंटी, एक ही बार 10,000 रुपीज के लिए जो गारंटी दिया गया वो है स्पेसिफिक गारंटी। श्योरिटी लाइबिलिटी एंड्स व्हेन द गारंटीड डेट इज डिस्चार्ज और द प्रॉमिस इज परफॉर्म, ठीक है? अब अगर बी पैसे लौटा देता है ए को, तो श्योरिटी जो है सी, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया।
यहाँ पर एक केस का एग्जाम्पल है जो कि है के वर्सेस ग्रोव्स। ये सिमिलर एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको भी बताया। इसके बाद आता है कंटिन्यूइंग गारंटी, सेक्शन 129। तो कंटिन्यूइंग गारंटी नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए है, ठीक है। और जब तक गारंटर अपना लाइबिलिटी रिवोक नहीं कर लेता है तब तक उसकी लाइबिलिटी कंटिन्यू होती है। कैसे? Let's see this example. A guarantees payment to B, a tea dealer, to the amount of 10,000 for any tea he may from time to time supply to C. A ने B को प्रॉमिस किया कि तुम C को चाय पत्ती सप्लाई करो, ठीक है, लेकिन 10,000 रुपीज तक, 10,000 रुपीज के अमाउंट का जो भी चाय पत्ती B C को सप्लाई करेगा उसकी गारंटी A लेता है। वो 10,000 रुपीज तक गारंटी ए लेता है। 10,000 रुपीज तक अगर सी नहीं पे कर पाता है तो सी के बदले में ए पे कर देगा बी को। बी सप्लाइज सी विथ टी टू अबव द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड सीज पेज बी फॉर इट, ठीक है। जितना भी चाय पत्ती सी ने लिया बी से उसके लिए उसने पे कर दिया। अब उसके बाद इस पेमेंट के बाद फिर से बी सी को देता है 20,000 का चाय पत्ती, जिसके लिए पैसे सी नहीं चुका पाता है, ठीक है। सी जो है ये 20,000 नहीं चुका पाता है। तो यहाँ पर जो ए की कंटिन्यूइंग गारंटी है वो कितने रुपए के लिए है? वो सिर्फ 10,000 के अमाउंट के लिए लायबल है, क्योंकि उसने जो गारंटी दिया था कॉन्ट्रैक्ट में वो सिर्फ 10,000 के लिए दिया था, ठीक है। तो अब पैसे बी को कितने मिलने चाहिए थे? 20,000 मिलना चाहिए था, लेकिन गारंटी किस अमाउंट तक के लिए है? सिर्फ 10,000 तक के लिए। तो ए जो है वो सिर्फ 10,000 रुपीज तक ही पे करने को लायबल है, अगर सी नहीं पे कर पाता है तब। इस चीज को कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। और इसके बाद अगर ए चाहता है कि आगे जितने भी चाय पत्ती बी सप्लाई कर रहा है सी को, उसके लिए ए लायबल ना हो, वो गारंटी नहीं देना चाहता है उन सारे चीजों के लिए, तो ए अपने गारंटी को उसको रिवोक करना पड़ेगा, तभी उसकी लायबिलिटी खत्म होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये है, ये इंडेमनिटी ये गारंटी। अब पार्टीज कितने इन्वॉल्व होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंडेमनिटी में दो पार्टीज होते हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज का होना जरूरी है, जो कि है क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। नेचर ऑफ लाइबिलिटी कैसी होती है? प्राइमरी और अनकंडीशनल होती है, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी कब शुरू होती है? जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तब। शुरुआत से उसकी लाइबिलिटी नहीं होती है। जब प्रिंसिपल डेटर नहीं पैसे चुका पाएगा क्रेडिटर को, तभी श्योरिटी की लाइबिलिटी शुरू होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लाइबिलिटी कब से शुरू होता है? जब कोई लॉस इंडेमनिटी होल्डर इनकर कर लेगा तब। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कब होता है? जब प्रिंसिपल डेटर अपने प्रॉमिस को नहीं परफॉर्म कर पाएगा उसके बाद। अब इंडेमनीफायर को इंडेमनिटी होल्डर के क्लेम करने का वो वेट भी कर सकता है और खुद भी वो रिस्पॉन्ड कर सकता है जब उसे ये पता चल जाए कि इंडेमनिटी होल्डर को कितने का लॉस हुआ है। लेकिन श्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी तभी एक्ट करेगा जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा और क्रेडिटर रिक्वेस्ट करेगा श्योरिटी को कि प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं पे किए हैं, अब बीइंग अ गारंटर पैसे तुम पे करो। इसके बाद आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में राइट टू सू थर्ड पार्टी। इंडेमनीफायर जो है वो खुद थर्ड पार्टी को नहीं सू कर सकता है, जो इंडेमनिटी होल्डर है वो थर्ड पार्टी को सू करता है। और इंडेमनीफायर का काम क्या है कॉन्ट्रैक्ट में? सिर्फ लॉसेस की भरपाई करना। लेकिन श्योरिटी जो है वो एक बार अगर उसने क्रेडिटर को पैसे पे कर दिए तो वो प्रिंसिपल डेटर को खुद सू कर सकता है अपने पैसे वापस लेने के लिए। इसमें पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का इंडेमनिटी में? सिर्फ लॉस की भरपाई करना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या पर्पस है? क्रेडिट को सिक्योर करना, लोन को सिक्योर करना। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में सारे पार्टीज को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्लीज गो बैक टू योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिक्स। और कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ गारंटी क्या है? इन केस ऑफ गारंटी कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो अगर माइनर भी प्रिंसिपल डेटर है तो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड होता है। हमें पता है कि माइनर के पास कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर माइनर प्रिंसिपल डेटर है, माइनर लोन लेना चाहता है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ओके, अब अगर आपको पता है कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट का करेक्ट सेक्शन एंड कौन कौन से लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी होगी,
उसी को हम कह रहे हैं नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। तो ये को एक्सटेंसिव लायबिलिटी है। इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल डेटर का जो लायबिलिटी है वही लायबिलिटी श्योरिटी का होगा जब तक उसने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया हो स्पेसिफिकली कि मैं यहीं तक लायबल हूं। कैसे? प्रिंसिपल डेटर ने 10,000 का लोन लिया है, श्योरिटी विल बी लायबल फॉर 10,000, लेकिन श्योरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं सिर्फ 8,000 तक के लिए लायबल हूंगा, बाकी जो भी लोन है उसके लिए मैं गारंटी नहीं देता हूँ। तो श्योरिटी की लायबिलिटी 8,000 तक ही होगी। अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया है तो जितना भी प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी है उतनी ही लायबिलिटी श्योरिटी की भी होगी। सेकेंडरी नेचर ऑफ लायबिलिटी, ये मैंने अभी आपको बताया था कि श्योरिटी की लायबिलिटी कब शुरू होती है? जब प्रिंसिपल डेटर ने अपने लायबिलिटी को पूरा नहीं किया तब, जब उसने डिफॉल्ट किया तब। पहला लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर का है कि वो पैसे को लौटाए, लेकिन अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तब श्योरिटी लायबल है पैसे पे करने के लिए। अब यहाँ पे क्रेडिटर का चॉइस है। क्रेडिटर अगर चाहे, अगर उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं तो या तो वो प्रिंसिपल डेटर को भी सू कर सकता है या फिर वो श्योरिटी को भी सू कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वो प्रिंसिपल डेटर से ही पैसे निकलवाएगा उसको सू करके और फिर बाद में वो श्योरिटी के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं है। अगर उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, श्योरिटी भी नहीं पे कर रहा है, प्रिंसिपल डेटर भी पे नहीं कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में वो किसी को भी, दोनों में से किसी को भी सू कर सकता है। लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरीली लायबल, ये है सेक्शन 132। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अरेंजमेंट डजंट अफेक्ट देयर इंडिविजुअल लायबिलिटी टू अ थर्ड पर्सन। कोई भी दो पर्सन ने, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी ने आपस में क्या डिस्कस किया था, उससे क्रेडिटर को जो पैसे पे करने हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं हो गई। Third person not being a party to their private arrangement. A and B make a joint and several promissory note to C. ठीक है, A and B ने एक मिलकर promissory note दिया C को। A makes it in fact as surety for B. ठीक है, A श्योरिटी था B के लिए एंड C knows this at the time when the note is made। और जो promissory note बनाया जा रहा है, जो C को मिल रहा है, उसमें C को पता था कि A जो है वो श्योरिटी है। The fact that A, to the knowledge of C, made the note as surety for B is no answer to a suit by C against A upon the note। ये मैंने आपको अभी बताया कि C जो है वो चाहे तो किसी को भी सू कर सकता है अपने पैसे के लिए, A को भी कर सकता है, B को भी कर सकता है। वो इससे उसका राइट टू क्लेम या राइट टू सू नहीं डिस्टर्ब होगा कि A श्योरिटी है, B प्रिंसिपल डेटर है, तो पहले वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट सू करेगा, तब जाकर अगर प्रिंसिपल डेटर से भी सू करने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे तब जाकर वो श्योरिटी को सू करेगा। ऐसा नहीं होता है। वो किसी को भी, दोनों में से किसी को भी सू कर सकता है। अब कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जब श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन जाने के बाद भी, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन जाने के बाद भी श्योरिटी जो है वो अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन किस किस सिचुएशन में होता है? बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोकेबल बाय नोटिस। ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी जो हमने देखा था अभी पिछले कुछ स्लाइड्स में, वहां पर आप देखोगे कि कंटिन्यूइंग गारंटी को कैसे रिवोक किया जाता है? नोटिस देकर। जो गारंटर है वो कहेगा कि अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एज अ गारंटी कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। ये नोटिस उसको प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर दोनों को देना होगा। उसके बाद कैसे कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाता है? बाय श्योरिटीज डेथ। ठीक है, अगर गारंटी था कॉन्ट्रैक्ट में लेकिन गारंटर की ही डेथ हो गई, श्योरिटी की डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली कोई गारंटी देने वाला बचा नहीं। उसके बाद डिस्चार्ज बाय नोवेशन। अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने मिलकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपने लायबिलिटी से। इसको कहते हैं डिस्चार्ज बाय नोवेशन। दूसरा है बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर के क्या करने से श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो गारंटर है वो कैसे डिस्चार्ज होगा? अगर क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसमें 3 पार्टीज थे, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, उसमें क्रेडिटर अपने मन से बिना श्योरिटी का कंसेंट लिए कुछ चेंजेस कर देता है अगर, तो श्योरिटी जो है वो उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। उसको और गारंटी देने की जरूरत नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया कि तुम्हें अब लोन पे करने की जरूरत नहीं है, उसको चुकाने की जरूरत नहीं है, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्रेडिटर नहीं कर सकता है कि प्रिंसिपल डेटर को कह दे कि तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है और बाद में जाकर श्योरिटी को सू करे कि प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया, तुम पे करो। क्योंकि प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का जो लायबिलिटी है वो हमेशा को एक्सटेंसिव होता है। दोनों का लायबिलिटी हमेशा सेम होता है जब तक श्योरिटी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग से क्लॉज मेंशन नहीं किया। क्रेडिटर्स कंपाउंडिंग गिविंग टाइम और अग्रीइंग नॉट टू सू। अगर क्रेडिटर कोई सेटलमेंट कर रहा है प्रिंसिपल डेटर के साथ
या बोल रहा है और ज़्यादा टाइम दे रहा है प्रिंसिपल डेटर को पैसे पे करने के लिए, या ये अग्री कर रहा है कि ठीक है तुम अपना टाइम ले लो, मैं तुम्हें सू नहीं करूंगा, तुमने जो लोन नहीं चुकाया उसके लिए मैं सू नहीं करूंगा। तो ऐसे सब सिचुएशन में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ बीइंग अ गारंटर। तीसरा सर्कमस्टांस आता है जब श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपने लाइबिलिटी से, बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिडेट हो सकता है? गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है, प्रिंसिपल डेटर ने या क्रेडिटर ने कोई अगर मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो जो श्योरिटी है बिकॉज ऑफ कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी इसको पहले भी देखा था इस सेक्शन को। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। गारंटी कैसे ऑब्टेन किया गया है? कुछ छुपाकर, मिसरिप्रेजेंटेशन से या कुछ मटेरियल फैक्ट्स को छुपाकर, दोनों में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ये हमने पहले भी देखा है। गारंटी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइंस। ठीक है, तो कोश अगर गारंटर ने कहा है कि मेरे साथ एक और को श्योरिटी या गारंटर नहीं आता है तब तक मेरी लाइबिलिटी शुरू नहीं होगी, और अगर कोई श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा और श्योरिटी जो पहला गारंटर था उसकी भी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब इन सब में आप वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल्स जो हैं वो पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या डिस्क्राइब करना है हर एक पॉइंट में। जब आप डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी को डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसमें आपको क्या डिस्क्राइब करना है, क्या लिखना है। अब कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हैं जहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। क्या है वो सिचुएशंस? Agreement with third person, where a contract to give time to principal debtor is made that by the creditor with a third person and not with the principal debtor, surety is not discharged। अभी हमने क्या देखा? प्रिंसिपल डेटर के साथ में अगर क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम दूंगा, तुम्हें अभी मैं सू नहीं करूंगा, तुम और दिन के बाद पैसा लौटा सकते हो, उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन यही सेम अग्रीमेंट अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर की जगह किसी थर्ड पर्सन से कर रहा है, प्रिंसिपल डेटर के किसी जान पहचान फैमिली मेंबर से कर रहा है कि तुम अभी प्रिंसिपल डेटर को सू मत करो, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो गया लेकिन उसे थोड़ा और टाइम दे दो, तब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। क्रेडिटर्स फॉरबेरेंस टू सू, mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provision in the contract guarantee to the contrary, discharge the surety। इसका क्या मतलब है? अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने कुछ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ठीक है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी डिस्कशन के, जो क्रेडिटर है वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म होने के बाद भी प्रिंसिपल डेटर को अगर सू नहीं कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। कि इसी की जगह पर अगर जो क्रेडिटर है उसने प्रिंसिपल डेटर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें अभी सूख नहीं करूंगा, इतना और टाइम देता हूँ, उस टाइम में पैसे लौटा दो, तब जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पिछले सेक्शंस के एक्सेप्शंस हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि क्रेडिटर के कुछ एक्ट्स की वजह से श्योरिटी जो है उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, वो डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जब क्रेडिटर के उस एक्ट या ओमिशन की वजह से जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होता है। क्या है ये? उसका एक एग्जाम्पल आप ये केस देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस था, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चितरंजन रंगनाथ राजा, 1980 का केस है। अ बैंक ग्रांटेड अ लोन सिक्योर्ड बाय स्टॉक इन अ गोडाउन। ठीक है, लोन की गारंटी ली थी बैंक ने। क्या था गारंटी? स्टॉक्स रखा हुआ था एक गोडाउन में, गारंटीड बाय अ श्योरिटी। गुड्स वर लॉस्ट ड्यू टू द बैंक्स ऑफिशियल्स नेग्लिजेंस। ठीक है, और ये जो गुड्स बैंक ने लोन के सिक्योरिटी के रूप में लिया था और साथ में वहां पर एक गारंटर पर्सन भी था, वो खो जाता है बैंक से, तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द लॉस्ट स्टॉक। ठीक है, कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होता है, लेकिन स्टॉक का जो गुड्स का जो वैल्यू था वो बैंक के नेग्लिजेंस की वजह से खोया, मतलब क्रेडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से खोया, तो यहाँ पर श्योरिटी की लाइबिलिटी कंप्लीटली खत्म नहीं होगी, लेकिन जो गुड्स का वैल्यू था जिससे जिसको बेचकर बैंक अपने पैसे वापस लेता अगर लोन पे नहीं करेगा प्रिंसिपल डेटर, तो उतने वैल्यू तक श्योरिटी का भी लाइबिलिटी घट जाता है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ए पुट्स एम एज अप्रेंटिस टू बी, मतलब ए जो है वो एम को बी के पास काम सीखने के लिए भेजता है। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो किसी के साथ में ट्रेनिंग करे। एंड गिव्स अ गारंटी टू बी फॉर एम्स फिडिलिटी, और बी को गारंटी देता है कि एम जो है वो मन लगाकर अच्छे से लॉयल्टी के साथ काम करेगा।
B promises on his part that he will at least 1 month see that A make up the cash. और एक बार B प्रॉमिस करता है कि मंथ में एक बार कम से कम जो कैश का पूरा ट्रांजैक्शन है वो अच्छे से M कर रहा है कि नहीं वो B देखेगा। लेकिन B जो है वो अपने प्रॉमिस को भूल जाता है, मंथ में चेक नहीं करता है कि M ठीक से सारे कैश को रख रहा है या नहीं रख रहा है, और M जो है वो एम्बेजलमेंट करता है, मतलब फ्रॉड करता है, पैसे इधर उधर करता है। तो A जो है इज नॉट लायबल टू बी ऑन हिज गारंटी। ठीक है, अब इसकी वजह से जो A की भी लायबिलिटी थी M को लेकर, उसकी जो गारंटी थी वो खत्म हो जाएगी क्योंकि B ने अपने लायबिलिटी को पूरा नहीं किया। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, ये जो एग्जाम्पल है ये एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको के साथ में केस लॉ डिस्कस किया। ये जो एग्जाम्पल है ये बताता है कि किस सिचुएशन में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द क्रेडिटर, लेकिन जो केस लॉ है वो ये बताता है कि जो श्योरिटी है वो किस सिचुएशन में डिस्चार्ज नहीं होगा बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द क्रेडिटर। नाउ लेट्स डिस्कस राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं? तो पहला उसका राइट है अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट है? इसको कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। राइट ऑफ सब्रोगेशन का मतलब है कि एक बार जब श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर की जगह पर क्रेडिटर को पैसे पे कर दिया, मतलब प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया और श्योरिटी ने उसके जगह पर प्रिंसिपल डेटर की जगह पर पैसे पे कर दिए क्रेडिटर को, तो अब श्योरिटी के पास ये राइट आ जाता है कि वो प्रिंसिपल डेटर को सू करके अपने पैसे वापस ले सके। इसी चीज को कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। अब एक इम्प्लाइड प्रॉमिस भी होता है इंडेमनिटी, श्योरिटी को इंडेमनीफाई करने का। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है कि प्रिंसिपल डेटर जो है वो श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा, मतलब श्योरिटी का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? वो प्रिंसिपल डेटर करेगा। Surety is entitled to recover rightfully paid sums under the guarantee from the principal debtor. तो जो सम्स प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में, जो पैसे प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में श्योरिटी ने पे किया है वो सब वो राइटफुली प्रिंसिपल डेटर से क्लेम कर सकता है। ये उसका इंडेमनिटी का क्लॉज है। और जो दूसरा राइट्स है श्योरिटी है वो है राइट टू सेट ऑफ। सेट ऑफ को अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में कहें तो सेट ऑफ का मतलब होता है हिसाब किताब बराबर करना। मैंने तुमसे पैसे लिए, तुमने मुझसे पैसे लिए, दोनों ने आपस में कर लिया, जो बचा वो जिसका था उसको दे दिया। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं सेट ऑफ। मैंने अपने फ्रेंड को 20 रुपीज दिया, उसने मुझे 10 रुपीज दिए थे, 10 रुपीज बचा, मेरा फ्रेंड मुझे 10 रुपीज वापस कर देता है, इसको हम कहते हैं राइट टू सेट ऑफ। अब श्योरिटी का राइट टू सेट ऑफ क्या है वो देखना है। So in the event of a lawsuit against the surety for principal debtor's liability, the surety can benefit from any set off the principal debtor had against the creditor. मतलब प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया, उसने पैसे पे नहीं किए क्रेडिटर को, लेकिन क्रेडिटर ने भी कुछ उधार लिया था प्रिंसिपल डेटर से। ठीक है, तो लेट्स से प्रिंसिपल डेटर ने उधार लिया था 30,000 का क्रेडिटर से, और क्रेडिटर ने 10,000 का लिया था प्रिंसिपल डेटर से कभी पहले। तो ये जो 20,000 का अमाउंट बचा 30 में से 10 माइनस करने के बाद, वही पे करने के लिए जो श्योरिटी है वो लायबल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर भी उतना ही पे करता, 20 ही पे करता, तो वही 20 अब श्योरिटी भी पे करेगा। श्योरिटी को पूरा का पूरा 30 पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है राइट टू शेयर रिडक्शन। श्योरिटी कैन क्लेम अ प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन लायबिलिटी इफ द प्रिंसिपल डेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके हिसाब से श्योरिटी भी जो लायबिलिटी उसका है क्रेडिटर को पे करने का, उसमें कुछ रिडक्शन क्लेम कर सकता है। कब करेगा? एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम वाई। एक्स ने लोन किससे लिया? वाई से। तो एक्स प्रिंसिपल डेटर हो गया, वाई जो है वो क्रेडिटर हो गया। गारंटर कौन है? जेड है। अब एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसका जो प्रॉपर्टी है उससे सिर्फ 25% ऑफ द लोन को रियलाइज किया जा सकता है, मतलब प्रॉपर्टी बेचकर सिर्फ 25% ही निकलेगा जो एक्स ने लोन लिया था वाई से। तो अब वाई को कितना मिलने वाला है? अब वाई को मिलेगा 50,000 माइनस 50,000 का 20%, दैट इज 25%, दैट इज 12,500। ये माइनस करने के बाद अब जेड की क्या लायबिलिटी हुई? जेड की लायबिलिटी हुई 37,500। तो अब जो गारंटर है जेड या श्योरिटी है जेड, वो 37,500 ही लायबल है पे करने को, क्योंकि 25% जो था वो प्रिंसिपल डेटर के प्रॉपर्टी से लिया जा चुका है प्रॉपर्टी को बेचकर। ठीक है, तो इसी को कह रहे हैं हम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन लायबिलिटी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब प्रिंसिपल डेटर बिना
लोन चुका है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब लास्टली हमें देखना है कि श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं अगेंस्ट को श्योरिटीज, बाकी जो श्योरिटीज हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ में उनका कैसा रिलेशनशिप होगा। तो को श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। लॉ क्या है, जितने भी श्योरिटीज हैं वो लोन की तरफ उनकी इक्वल लायबिलिटी होगी। तो अगर कोई डिफरेंट अग्रीमेंट नहीं है कि एक श्योरिटी ए 20% देगा, श्योरिटी बी 10% देगा, श्योरिटी सी 30% देगा, तो सब इक्वली लायबल हैं लोन के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो ए बी सी आर श्योरिटीज, ठीक है। किस लोन में? 30,000 रुपीज का लोन है जो कि ई ने लिया था। अब ई जो है वो प्रिंसिपल डेटर है और डिफॉल्ट करता है पेमेंट में। तो ए बी सी तीनों को 10,000 रुपीज, सॉरी ये 3 लाख रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज ईच, ए भी 1 लाख, बी भी 1 लाख और सी भी 1 लाख वो पे करेगा टू द क्रेडिटर। ओके, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा श्योरिटी कितने % ऑफ लोन के लिए लायबल है। लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट सम्स, सेक्शन 147। अब जो मैंने आपको बताया, अगर लिखा हुआ है कि कौन कितने % तक लायबल है, तब इक्वल कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट सेट बाय इंडिविजुअल श्योरिटीज। ठीक है, तो जो जितने तक का लिया है लायबिलिटी, जो श्योरिटी वो उतने तक ही पे करेगा। एबीसी श्योरिटीज है, डी क्रेडिटर है और अलग अलग बॉन्ड्स है। ठीक है, मतलब अलग अलग लोन्स लिया गया है सिंपली। A in the penalty of 1 lakh rupees, B in that of 2 lakh, C in 4 lakh. Condition for D is duly accounting to E. D makes default to the extent of 3 lakh rupees. लोन टोटल जो था वो अलग अलग सेवरल बॉन्ड्स का है। ठीक है, अब किसने कितनी लाइबिलिटी ली है? ए ने 1 लाख के लिए, बी ने 2 लाख के लिए, सी ने 4 लाख तक का लिया है। अब जब डिफॉल्ट होता है पेमेंट में और टोटल डिफॉल्ट कितना है? 3 लाख रुपीज का है, तो यहां पर ईच जो लायबल होगा वो 1 लाख रुपीज पे करने के लिए ही लायबल होगा। अब ए का मैक्सिमम लिमिट कितना उसने लिया है? 1 लाख लिया है, लेकिन बी और सी ने उससे ज्यादा लिया है, तो 3 लाख टोटल है, तीनों को पे करना है। तो ए का तो मैक्सिमम लिमिट रीच हो गया 1, और बी और सी का उसके अकॉर्डिंग 1 जो बचा वो पे करेंगे, उनका शेयर उतना हो। ठीक है, यहाँ पर रुपीज मेंशन है, अगर परसेंटेज मेंशन होता तो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता कि कौन सा श्योरिटी कितना पे करने के लिए लायबल है टू द क्रेडिटर। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।